Hello everyone, this is CS Vikram Sirohi and welcome to Affordable Classes. Indirect टैक्स में हमारा एक चैप्टर है कस्टम एक्ट। कस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ओवरव्यू ऑफ कस्टम एक्ट। क्या है कस्टम, क्या होता है कस्टम एक्ट, कहाँ एप्लीकेबल होता है कस्टम एक्ट, है ना, क्यों लगता है कस्टम एक्ट, हम सब कुछ बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। अगर मैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करूं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तो एक्ट का नाम है कस्टम एक्ट 1962 और इसके साथ आता है कस्टम टैरिफ एक्ट, कस्टम टैरिफ एक्ट, कस्टम एक्ट 1962 और कस्टम टैरिफ एक्ट। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कस्टम है क्या। कस्टम एक्ट के अंदर अगर मैं बात करूं सेक्शन वाइज, तो इसके अंदर टोटल हमारे 161 सेक्शन है। कस्टम एक्ट के अंदर टोटल कितने सेक्शन है? टोटल 161 सेक्शन कस्टम एक्ट के। अब कस्टम लगता क्यों है, कस्टम एक्ट लगता क्यों है, कहाँ लगता है, बात करते हैं कस्टम लॉ के बारे में। कस्टम एक्ट जो है, कस्टम एक्ट पहली बात तो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। कस्टम एक्ट एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अब ये बात क्या करता है, किस रिगार्डिंग बात करता है? ये बात करता है कहाँ लगता है। कस्टम जो लगता है, कस्टम ड्यूटी जो लगती है वो कहाँ लगती है? जब हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट्स करते हैं गुड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, इंडिया से, आउटसाइड इंडिया के बाहर से जब हम कोई गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो तब क्या होता है, ये एक्ट आके आकर चलता है। ये गवर्न करता है। कस्टम एक्ट क्या करता है? कस्टम एक्ट रेगुलेट करता है। रेगुलेट किस चीज को रेगुलेट करता है भाई? किसी भी एंट्री और एग्जिट, अगर भारत में या भारत से कोई भी वेसल, कोई भी एयरक्राफ्ट, कोई भी गुड्स, कोई भी पैसेंजर या तो एंट्री करता है या एग्जिट करता है। कस्टम एक्ट रेगुलेट करता है एंट्री और एग्जिट ऑफ एनी वेसल, एयरक्राफ्ट, गुड, पैसेंजर एक्सेट्रा इनटू और आउटसाइड द कंट्री, इनटू और आउटसाइड द कंट्री। अगर कोई भी वेसल, एयरक्राफ्ट, गुड, पैसेंजर इंडिया में एंट्री करता है या एग्जिट करता है तो उसको रेगुलेट कौन करता है? कस्टम एक्ट के अंदर उसको रेगुलेट किया जाता है। समझ आ गए? आगे बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी की। एप्लीकेबिलिटी, extend applicability. It extend to whole of India. The Custom Act 1962 extend to whole of India. ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होकर पर चलता है। समझ आ गए?
अब बात करते हैं कस्टम एक्ट क्या है। अब बात करते हैं ये किसको, अगर कोई इंडिया से बाहर इंपोर्ट कर रहा है या एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। इट रेगुलेट द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। कस्टम क्या करता है, कस्टम बेसिकली रेगुलेट करता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अब बात करते हैं भाई द कस्टम एक्ट नॉट ओनली रेगुलेट द लेवी एंड कलेक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटी। बेसिकली कस्टम एक्ट किस किस के लिए है बात करते हैं। पर्पस ऑफ कस्टम एक्ट, पर्पस किस लिए है कस्टम एक्ट का, पर्पस ऑफ कस्टम एक्ट 1962। पहला पहला क्या है, रेगुलेट द लेवी एंड कलेक्शन, रेगुलेट द लेवी एंड कलेक्शन ऑफ ड्यूटी। जो कस्टम ड्यूटी, ड्यूटी मीन्स कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। पहला तो ये क्या करता है, रेगुलेट करता है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटी। और दूसरा क्या है, रेगुलेट करता है इंपोर्ट्स, रेगुलेट करता है इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट। तीसरा प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। डोमेस्टिक इंडस्ट्री की क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। चौथा प्रिवेंट करता है स्मगलिंग, कस्टम एक्ट प्रिवेंट करता है स्मगलिंग, प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग। पांचवा पॉइंट कंजर्वेशन एंड ऑगमेंटेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये फॉरेन एक्सचेंज को क्या करता है, कंजर्वेशन, सेव करता है फॉरेन एक्सचेंज को, कंजर्वेशन एंड ऑगमेंटेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज। क्लियर है। तो ये जो है ये पर्पस है किसके, किसके पर्पस है ये, कस्टम एक्ट के। अब आगे बात करते हैं रूल्स रेगुलेशन की, रूल्स रेगुलेशन की बात करते हैं। क्योंकि कस्टम एक्ट एक डायरेक्ट, कस्टम एक्ट एक इनडायरेक्ट टैक्स है, एज वी नो। जो ये कस्टम एक्ट है ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये किसके अंदर रेगुलेट होते हैं, ये रेगुलेट होते हैं, इनके ऊपर अथॉरिटी कौन है, पावर में रेगुलेशन बनाने की पावर यहाँ पे देखो दो तरह से रूल्स होते हैं इसके अंदर और रेगुलेशन होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशन। रूल्स बनाने की पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। कस्टम के अंदर हमेशा ध्यान रखना, कस्टम के अंदर रूल्स बनाने की पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। रेगुलेशन बनाने की पास किसके पास है, रेगुलेशन बनाने की पावर जो है वो CBIC के पास है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, ये इसके पास। क्लियर है। अब बात करते हैं रूल्स क्या होते हैं, रेगुलेशन क्या होते हैं, रूल्स और रेगुलेशन में क्या डिफरेंस होता है उसकी बात करते हैं। कस्टम के अंदर रूल्स रेगुलेशन के अंदर क्या डिफरेंस होता है उसकी बात करते हैं। कस्टम एक्ट के अंदर, कस्टम एक्ट जो रूल्स बनाने की पावर है वो सेक्शन कहां पे है, 156 के अंदर है, और रेगुलेशन बनाने की पावर सेक्शन 157 के अंदर, कस्टम एक्ट के अंदर, पावर टू मेक रेगुलेशन। रूल कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। रेगुलेशन कौन बनाती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम।
समझ आ गया। अब रूल किसके लिए बनाए जाते हैं? कस्टम एक्ट को सपोर्ट करने के लिए, कस्टम एक्ट को सपोर्ट करने के लिए। और रेगुलेशन किसके लिए बनाए जाते हैं? कस्टम एक्ट को प्लस कस्टम रूल्स को, दोनों को सपोर्ट करने के लिए रेगुलेशन बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं रूल्स के अंदर क्या क्या कवर होता है और रेगुलेशन के अंदर क्या क्या कवर होता है। रूल्स में आप क्या क्या पढ़ने को मिलेगा आपको? कस्टम रूल्स के अंदर आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा? पहला, सबसे पहले मिलेगा ट्रांजैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं। पहला आप कस्टम रूल के अंदर पढ़ोगे ट्रांजैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं। चार्जेबिलिटी ऑफ accessory and repair and maintenance, spare part, detention and confiscation of goods mentioned in the shipping bill, bills of export but either not exported or exported and subsequently relanded। अब इनके रिगार्डिंग क्या है, रूल्स पढ़ोगे, जो ये कंटेंट है। और रेगुलेशन जो है, द फॉर्म ऑफ बिल ऑफ एंट्री, शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट, फॉर्म ऑफ मैनर ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन फॉर रिफंड ड्यूटी। तो ये इन चीज़ों के लिए आप एक बार ध्यान रखना, ये इनके लिए, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, आप इसको याद करना, ये लर्न करना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 जो हमारा है वो क्या है? कस्टम एक्ट का सेक्शन 2 जो है वो है डेफिनेशंस। सारी की सारी क्या है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको सारी डेफिनेशन अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। समझ आ गई? क्लियर है? अब सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आती है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या होती है। सेक्शन 2 क्लोज 1, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मीन्स एनी अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू पास ऑर्डर डिसीजन अंडर द कस्टम एक्ट। कोई भी अथॉरिटी जो जिसके पास क्या है, राइट टू पास कोई भी ऑर्डर है, जिसके पास राइट टू टेक एनी डिसीजन है, वो क्या है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है। बट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डज नॉट इंक्लूड बोर्ड, कमिश्नर अपील, अपीलेट ट्रिब्यूनल। समझ आ गई कि भाई अगर आपसे कोई पूछा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती क्या है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती क्या है, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का मतलब होता है एनी अथॉरिटी क्या है, जिसके पास पावर है टू पास एनी ऑर्डर, टू टेक एनी डिसीजन। बट इसके अंदर कौन नहीं आते, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के अंदर नॉट इंक्लूड, बोर्ड इंक्लूड नहीं होते इसके अंदर, ना तो कोई बोर्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, ये नहीं आता। इसके अंदर कमिश्नर्स नहीं आते, इसके अंदर क्या नहीं आते, कमिश्नर्स, अपील्स इसके अंदर नहीं आते। अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसके अंदर कौन नहीं आता, अपीलेट ट्रिब्यूनल नहीं आता। क्लियर है? इसके अंदर अपीलेट ट्रिब्यूनल नहीं आता, अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो ये हमारे पास क्या है, ये है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का। अब आगे आते हैं हमारे पास, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया असेसमेंट क्या होती है। सेक्शन 2 क्लोज 2, असेसमेंट। सेक्शन 2 क्लोज 2 असेसमेंट की बात करते हैं। असेसमेंट का मतलब होता है, असेसमेंट मीन द डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबिलिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ ड्यूटीएबिलिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ असेसमेंट में डिटर्मिनेशन ऑफ ड्यूटीएबिलिटी ऑफ एनी goods and the amount of duty, tax, cess or other sum so payable, and the
amount of duty, tax, cess or any other sum so payable, or any other sum so payable। तो इसको डिटरमाइन करना मतलब पहला इसमें दो चीजें चेक की जाती है। पहला इसमें हमें चेक किया जाता है कि प्रोडक्ट कितना ड्यूटीएबल है, कि क्या उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी है, क्या वो उसके ऊपर वो कस्टम एक्ट लगता है या नहीं लगता, ड्यूटीएबिलिटी कितनी ड्यूटी लगती है। उसके बाद फिर अमाउंट ऑफ ड्यूटी कितना है, अमाउंट ऑफ ड्यूटी कितना है, टैक्स कितना है, सेस कितना है, या एनी अदर सम, और एनी अदर सम या कोई दूसरा सम, ये कितना है। ये सारा किस में आएगा, असेसमेंट में के अंदर। चलो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बैगेज क्या होता है, बैगेज, बैगेज क्या होता है, बैगेज की बात करते हैं। अभी बात करते हैं बैगेज की। बैगेज, बैगेज include unaccompanied baggage but does not include motor vehicle। बैगेज इंक्लूड, इसको हम आगे बात करेंगे पूरा जब सेक्शन आएगा अच्छे से। अनअकम्पेन्ड बैगेज क्या होता है, आगे इसके लिए पूरा अलग से सेक्शन आएगा। अभी के लिए क्या होता है बैगेज इंक्लूड, ये सारी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ना है, सारी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आपसे पेपर में भी पूछा जा सकता है। बैगेज इंक्लूड अनअकम्पेन्ड, अनअकम्पेन्ड का मतलब क्या होता है, जो जुड़ा नहीं होता बैगेज। बैगेज इंक्लूड unaccompanied baggage but does not include motor vehicle, but does not include motor vehicle, motor vehicle इसमें नहीं आता। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। बिल ऑफ एंट्री क्या होता है, बिल ऑफ एंट्री सेक्शन 2 क्लोज 4, बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री मीन्स बिल ऑफ एंट्री रेफर टू इन सेक्शन 46। यहां पे आपसे पूछा जा सकता है बिल ऑफ एंट्री क्या होता है। बिल ऑफ एंट्री मीन्स, बिल ऑफ एंट्री मीन्स जो सेक्शन 46 के अंदर रेफर की गई। बिल ऑफ एंट्री मीन्स बिल ऑफ एंट्री रेफर्ड टू इन सेक्शन 46, जिसको 46 के अंदर रेफर किया गया। एंट्री ऑफ गुड्स फॉर इंपोर्टेशन, जिसका मतलब होता है दैट इज एंट्री ऑफ गुड्स की एंट्री करना, किस चीज के लिए, फॉर इंपोर्ट, इंपोर्ट करने के लिए बिल ऑफ एंट्री कहते हैं उसको। समझ आ गई। बिल ऑफ एक्सपोर्ट क्या होता है, बिल ऑफ एक्सपोर्ट्स मीन, बिल ऑफ एक्सपोर्ट, बिल ऑफ एंट्री का मतलब होता है कि भाई एंट्री ऑफ गुड्स, एंट्री ऑफ गुड्स फॉर द इंपोर्टेशन, इसको बिल ऑफ एंट्री कहते हैं, जिसको सेक्शन 46 में बात करता है। और बिल ऑफ एक्सपोर्ट क्या होता है, सेक्शन जो 50 बात करता है। कौन बात करता है, बिल ऑफ एक्सपोर्ट रेफर टू इन सेक्शन 50। बिल ऑफ एक्सपोर्ट जो होता है, बिल ऑफ एक्सपोर्ट रेफर टू इन सेक्शन 40, जिसको सेक्शन 40 के अंदर रेफर किया गया। समझ आ गई। जो इस जिसका मीनिंग होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, सॉरी जिसको सेक्शन 50 के अंदर बताया गया, इसको हम आगे प्रॉपरली पढ़ेंगे। आगे जब ये सेक्शन आएंगे सेक्शन 46 सेक्शन 50, इसको हम सारा आगे पढ़ेंगे। तो मतलब अभी आपको ये डेफिनेशन हमेशा याद रखनी है। ओएमआर में आपसे पूछा जा सकता है, भाई बताओ बिल ऑफ एक्सपोर्ट का सेक्शन कौन सा है, तो आपको बताना पड़ेगा जो मेंशन किया गया है सेक्शन 50 के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखनी है चीजें। इसका मतलब क्या होता है, एंट्री ऑफ गुड्स फॉर द एक्सपोर्टेशन। क्लियर है।
बिल ऑफ जो एंट्री फॉर द गुड्स फॉर एक्सपोर्टेशन। अब आता है हमारे पास कोस्टल गुड क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोस्टल गुड। कोस्टल गुड, कोस्टल गुड क्या होती है, सेक्शन 2 क्लोज 7 बात करता है कोस्टल गुड की। सेक्शन 2 क्लोज 7 बात करता है कोस्टल गुड। कोस्टल गुड वो गुड होती है कि भाई जो इंपॉर्टेंट गुड नहीं होती, जिनको जैसे मान लो क्या होता है कई बार एक पोर्ट से लेके किसी दूसरे पोर्ट में वेसल के थ्रू जिसको क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। मान लो मुंबई पोर्ट से कोई माल ट्रांसफर करके गुजरात पोर्ट पे भेजा गया वेसल के थ्रू, इसको बोला जाता है कोस्टल गुड। इसको क्या बोला जाता है, जब गुड को इंडिया की एक पोर्ट से लेके दूसरी पोर्ट में भेजा जाता है उसे बोला जाता है कोस्टल गुड। दिस इज अदर देन, इट इज अदर देन इंपोर्टेड गुड। इनको इंपोर्टेड गुड नहीं कहते। ये कौन सी गुड होती है, जब गुड्स को वेसल के थ्रू एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे भेजा जाता है, दैट्स कॉल्ड द कोस्टल गुड। कोस्टल गुड बात करते हैं कोस्टल गुड। सेक्शन 2 क्लोज 7। इसका मतलब है मीन्स गुड्स, मतलब गुड्स अदर देन, गुड्स जो है अदर देन किससे होती है, ऐसी गुड जो अदर देन होती हैं, अदर देन इम्पोर्टेड गुड। ये वो गुड होती हैं जो अदर देन किससे होती हैं, इम्पोर्टेड गुड होती है, इम्पोर्टेड गुड्स। क्लियर है, जिनको बाय वेसल या थ्रू वेसल वन पोर्ट से अदर पोर्ट्स भेजा जाता है, समझ आ गई, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसको बोला जाता है, कौन सी गुड बोला जाता है, कोस्टल गुड बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा बात करते हैं कन्वेंस क्या होता है। कन्वेंस का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट। कन्वेंस का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट। कन्वेंस इंक्लूड सेक्शन 2 क्लोज 9 की डेफिनेशन। आपको जब ये आप पढ़ रहे हो ना, इन डेफिनेशन को लाइटली मत लेना। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इनको बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। सेक्शन सारे के सारे आपको याद करने हैं, सेक्शन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, सेक्शन 2 क्लोज 9 के अंदर कन्वेंस की डेफिनेशन बता रखी है। और कन्वेंस होता क्या है, लिखो, कन्वेंस इंक्लूड वेसल, एयरक्राफ्ट, एंड व्हीकल। वेसल, एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल, समझ आ गए। अब आता है कस्टम एरिया क्या है। कस्टम एरिया की डेफिनेशन जो है सेक्शन 2 क्लोज 11 के अंदर बता रखी है। कस्टम एरिया की डेफिनेशन जो है सेक्शन 2 क्लोज 11 के अंदर बता रखी है। क्या होता है कस्टम एरिया, कस्टम एरिया बात करते हैं। क्या होता है कस्टम एरिया, बात करते हैं। एरिया ऑफ कस्टम स्टेशन और वेयर हाउस and include any area in which imported good or exported good are originally kept before clearance by the custom authority। इसके अंदर क्या क्या आता है, लिखो, सेक्शन 2 क्लोज 11 में अगर मैं कस्टम एरिया की बात करूं तो कस्टम एरिया में क्या आता है। कस्टम एरिया में सबसे पहले लिखो कस्टम स्टेशन, ये आता है। और क्या आता है, या फिर वेयर हाउस, कस्टम के जो वेयर हाउस होते हैं, और इसके अंदर क्या आता है, एंड इंक्लूड, पॉइंट नंबर सी, इंक्लूड्स
एनी एरिया इन विच imported goods or exported goods आर ऑर्डिनली क्या की जाती है, रखी जाती है। समझ आ गई? ऑर्डिनली kept before the custom clearances, before the clearance by the custom authority. ordinarily kept before clearance by the custom authority. Clearance by the custom authority. क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं। अब आते हैं कस्टम पोर्ट के। कस्टम पोर्ट की डेफिनेशन क्या होती है? नाउ वी हियर आर टॉकिंग अबाउट द कस्टम पोर्ट। क्या होता है कस्टम पोर्ट? सेक्शन 2 क्लोज 12 होती है कस्टम पोर्ट की डेफिनेशन। सारी डेफिनेशन क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपको एक भी डेफिनेशन छोड़नी नहीं है। तो कस्टम पोर्ट की बात करते हैं, क्या होता है। सेक्शन 2 क्लोज 12, एनी पोर्ट कस्टम पोर्ट। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 2 क्लोज 12। एनी पोर्ट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 7 क्लोज ए। इसमें लिखेंगे एनी पोर्ट, किसी भी पोर्ट को अपॉइंट किया गया है अंडर सेक्शन 7 क्लोज ए ऑफ द एक्ट हैज अ टू बी अ कस्टम पोर्ट। टू बी अ कस्टम पोर्ट, उसको क्या बोलेंगे? कस्टम पोर्ट बोलेंगे। और इसमें क्या होता है? एंड इंक्लूड्स, इसके अंदर इंक्लूड होता है एंड इंक्लूड अ प्लेस अपॉइंटेड अंडर क्लोज AA ऑफ सेक्शन 7। क्लियर है? टू बी अ इनलैंड कंटेनर डिपो, टू बी अ इनलैंड कंटेनर डिपो। अब ये कहना चाह रहा है कि भाई कस्टम पोर्ट होती क्या है? दो चीजें होती हैं। एक को तो सेक्शन 7 के अंदर क्लोज ए के अंदर क्या अपॉइंट किया गया है? कस्टम पोर्ट। और एक को अपॉइंट किया गया है, और दूसरे को क्या किया गया है? अपॉइंट किया गया है प्लेस सेक्शन 7 क्लोज AA के अंदर इनलैंड कंटेनर। दोनों में फर्क क्या होता है? कस्टम पोर्ट हो गया जैसे मुंबई की पोर्ट हो गई, सी एरिया की पोर्ट, मुंबई पोर्ट, गुजरात पोर्ट, कलकत्ता पोर्ट, ये सारी क्या होगी? ये सारी हो गई हैं कस्टम की पोर्ट वगैरह। अब इनलैंड कंटेनर क्या होता है? इनलैंड कंटेनर वो होते हैं जो जहां पर पोर्ट नहीं होती, जहां पर क्या नहीं होती? पोर्ट नहीं होती। जैसे दिल्ली, जैसे कोई और दूसरी सिटी, बेंगलोर, हैदराबाद, यहाँ पे क्या बने हुए हैं? यहाँ पे इनलैंड कंटेनर डिपो बने हुए हैं, इनलैंड कंटेनर पोर्ट बने हुए हैं, डिपो बने हुए हैं, जहां पर कंटेनर में माल क्या होता है? रखा जाता है। फिर इन कंटेनर से माल अगर बाहर पहुंचाना हो तो इनलैंड कंटेनर डिपो से फिर पोर्ट पे, नियरेस्ट पोर्ट पे माल क्या होता है? पहुंचाया जाता है। ठीक है ना? तो उसको जहां पर
जो ड्राई एरिया, जैसे जहाँ पर सी नहीं है, जहाँ पर डीप वो पोर्ट नहीं है, तो उन एरिया में क्या होता है, उन एरिया में इनलैंड कंटेनर डिपो होती है। जैसे दिल्ली, हैदराबाद, समुंदर थोड़ी है यहाँ पे, पटना जैसे शहर हो गए, यहाँ पे समुंदर थोड़ी है, यहाँ पे होते हैं इनलैंड कंटेनर डिपो। कंटेनर डिपो मतलब इनमें कंटेनर के अंदर माल भरा जाता है और फिर इस माल को पोर्ट के लिए रवाना कर दिया जाता है, फिर पोर्ट से होके माल जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं, आगे क्या कहना चाह रहा है। कस्टम स्टेशन क्या होता है? सेक्शन 2 क्लोज 13 कस्टम स्टेशन। सेक्शन 2 क्लोज 13 में बात करते हैं कस्टम स्टेशन। कस्टम स्टेशन 2 क्लोज 13। हाँ, कस्टम स्टेशन का मतलब होता है कोई भी कस्टम पोर्ट, किसी भी कस्टम पोर्ट को, किसी भी कस्टम एयरपोर्ट को, किसी भी इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल को, किसी भी इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल को, किसी भी फॉरेन पोस्ट ऑफिस को, किसी भी फॉरेन पोस्ट ऑफिस को, और किसी भी इनलैंड कस्टम स्टेशन को, किसी भी लैंड कस्टम स्टेशन, किसी भी लैंड कस्टम स्टेशन को क्या बोलेंगे? कस्टम स्टेशन बोला जाता है। कस्टम स्टेशन क्या होता है? कस्टम स्टेशन कस्टम पोर्ट, कस्टम एयरपोर्ट, इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल, फॉरेन पोस्ट ऑफिस, लैंड कस्टम स्टेशन, ये सारे क्या होते हैं? ये कस्टम स्टेशन होते हैं। अब आगे आता है ड्यूटेबल गुड क्या होती है? सेक्शन 2 क्लोज 14। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूटेबल गुड? एनी गुड विच आर चार्जेबल टू कस्टम ड्यूटी। यहाँ पे एनी गुड विच आर चार्जेबल टू कस्टम ड्यूटी ऑन विच ड्यूटी हैव नॉट बीन पेड, दैट्स कॉल्ड ड्यूटेबल गुड। जिस जो मतलब जो लाइबल टू पे कस्टम ड्यूटी है बट अभी तक उन पे कस्टम ड्यूटी पे नहीं की, तो उनको बोला जाता है ड्यूटेबल गुड। समझ होगी? ड्यूटी क्या होता है? द ड्यूटी मीन्स कस्टम लेवियल। ड्यूटी मीन्स द ड्यूटी ऑफ कस्टम लेविएबल अंडर द एक्ट। सेक्शन 2 क्लोज 15 के अंदर ड्यूटी का मीनिंग क्या होता है? ड्यूटी मीन्स द ड्यूटी ऑफ कस्टम लेविएबल अंडर द एक्ट। एक्सपोर्ट्स क्या होता है? एक्सपोर्ट सेक्शन 2 क्लोज 18। एक्सपोर्ट क्या होता है? टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। कोई भी गुड इंडिया से बाहर भेजना क्या कहलाता है? एक्सपोर्ट कहलाता है। एक्सपोर्ट कहलाता है। एक्सपोर्ट गुड क्या होता है? एक्सपोर्ट गुड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट गुड? बात करते हैं एक्सपोर्ट गुड की। एक्सपोर्ट गुड सेक्शन 2 क्लोज 18। एक्सपोर्ट गुड का मतलब होता है एनी गुड विच आर टू बी टेकन आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, ये तो होता है एक्सपोर्ट। अब ये कहना चाह रहा है एनी गुड, एनी गुड जिसको इंडिया से बाहर, एनी गुड विच आर टू बी, एनी गुड विच आर टू बी टेकन आउट, टेकन आउट आउट ऑफ इंडिया, टेकन आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, उसको बोला जाता है कोई भी गुड जो जिसको इंडिया से बाहर लेके जाया जा रहा है उसको बोला जाता है एक्सपोर्टेड गुड। एक्सपोर्टर कौन होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोर्टर? एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 क्लोज 20 के अंदर बता रखी है। सेक्शन
टू क्लोज 20 के अंदर एक्सपोर्टर की डेफिनेशन बता रखी है। अब एक्सपोर्टर की डेफिनेशन है क्या? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सपोर्टर? एक्सपोर्टर इन रिलेशन टू एनी गुड, लिखते हैं इन रिलेशन टू एनी गुड, इन रिलेशन टू एनी गुड, ठीक है। एक्सपोर्टर मीन्स इन रिलेशन टू एनी गुड at any time between their entry for export and the time when they are exported। ये कहना चाह रहा है एक्सपोर्टर कौन होता है? इन रिलेशन टू एनी गुड एट एनी टाइम बिटवीन इस टाइम के बीच में, किस टाइम के बीच में? बिटवीन entry for export and the time when they are and the time when the goods are exported, when the goods are exported। ध्यान से सुनना मेरी बात। एक्सपोर्टर कौन होता है? एक्सपोर्टर मीन्स किसी गुड से रिलेटेड जो एट द टाइम ऑफ एंट्री एंड एट द टाइम ऑफ गुड एक्सपोर्टेड, इस टाइम के बीच में जो भी उन गुड्स का ओनर होता है या कोई भी बेनिफिशियल ओनर होता है या फिर पर्सन होल्डिंग हिमसेल्फ टू बी द ओनर। ये कहना चाह रहा है कि कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, या तो वो ओनर हो या वो बेनिफिशियल ओनर हो या फिर होल्डिंग आउट करे, मतलब अपने आप को दिखाए, मतलब पर्सन होल्डिंग हिमसेल्फ आउट, अपने आप को क्या करे? दिखाए कि मैं इस गुड्स का क्या हूं? मालिक हूं। समझ आ गई? तो उसको बोला जाता है एक्सपोर्टर। भाई इस टाइम के बीच में जब एंट्री करवाई, जब पोर्ट के ऊपर एंट्री हुई और जब वहां से माल को एक्सपोर्ट कर दिया गया, उसके टाइम के बीच में कोई भी पर्सन अपने आप को ओनर बोले, कोई भी बेनिफिशियल ओनर, या अपने आप को दिखाए कि मैं ये मेरी गुड है, तो उसको क्या बोला जाएगा? एक्सपोर्टर बोला जाएगा। उस पर्सन को क्या बोला जाएगा? एक्सपोर्टर बोला जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक्सपोर्टर की डेफिनेशन क्लियर है। उसके बाद हमारे पास दूसरी डेफिनेशन आती है सेक्शन 2 क्लोज 21 फॉरेन गोइंग वेसल एयरक्राफ्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, नोट कर लेना। और इसमें ना एक भी डेफिनेशन ऐसी नहीं है कि जो फालतू की डेफिनेशन है, नहीं, सारी की सारी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। कस्टम एक्ट के अंदर सारी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आपको नोट कर लेना है। कस्टम एक्ट के अंदर एवरी डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट। क्लियर है? अब आते हैं हमारे सामने एक और क्वेश्चन आता है। क्या डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लोज 21? अगली डेफिनेशन आती है फॉरेन गोइंग वेसल। क्या होता है फॉरेन गोइंग वेसल या फिर फॉरेन गोइंग एयरक्राफ्ट? क्या मीनिंग होता है फॉरेन गोइंग वेसल, फॉरेन गोइंग एयरक्राफ्ट? सेक्शन 2 क्लोज 21 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से सुनना, आराम से करेंगे, कोई जल्दी वाली बात नहीं है। हाँ, वेसल का मतलब होता है वेसल और एयरक्राफ्ट। फॉर द टाइम बीइंग अगर कोई भी ऐसा वेसल या कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट जिसको यूज किया जा रहा है, किस चीज के लिए यूज किया जा रहा है? फॉर द गुड्स पैसेंजर, किसी भी गुड्स की किसी भी पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कैरेज करने के लिए, किसी भी गुड्स के
कैरेज करने के लिए, किसी भी पैसेंजर को कैरेज करने के लिए, कहाँ पर, बिटवीन एनी पोर्ट एयरपोर्ट इन इंडिया एंड एनी पोर्ट आउटसाइड इन इंडिया, वेदर टचिंग एनी इंटरमीडिएट लोकेशन और नॉट, वेदर टचिंग एनी इंटरमीडिएट लोकेशन और नॉट। मतलब ये कहना चाह रहा है फॉरेन गोइंग वेसल क्या होता है, फॉरेन गोइंग पोर्ट क्या होता है, इट मीन्स एनी वेसल और एयरक्राफ्ट फॉर द टाइम बीइंग, जिसको यूज किया जा रहा है, फॉर द टाइम बीइंग एंगेज्ड, जो लगे हुए हैं, किस चीज में लगे हुए हैं, इन द कैरेज ऑफ, इन द कैरेज ऑफ गुड्स या फिर पैसेंजर, पैसेंजर बिटवीन एनी पोर्ट, बिटवीन एनी पोर्ट या फिर एयरपोर्ट, एयरपोर्ट इन इंडिया, या फिर एयरपोर्ट इन इंडिया। समझ आ गई मेरी बात। एंड एनी पोर्ट या फिर एनी पोर्ट या एयरपोर्ट आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया। जो भी वेसल, जो भी एयरक्राफ्ट जिसका यूज, जो एंगेज्ड है फॉर कैरेज ऑफ गुड्स, फॉर कैरेज ऑफ पैसेंजर बिटवीन एनी पोर्ट और एयरपोर्ट इन इंडिया और एनी पोर्ट एयरपोर्ट आउटसाइड इंडिया, वेदर टचिंग एनी इंटरमीडिएट लोकेशन और नॉट, वेदर टचिंग एनी इंटरमीडिएट लोकेशन और नॉट, उसको क्या बोला जाता है, फॉरेन गोइंग वेसल, फॉरेन गोइंग एयरक्राफ्ट बोला जाता है। समझ आ गई डेफिनेशन की। और इसमें क्या और आता है, एनी नेवल वेसल, एनी नेवल वेसल ऑफ एनी फॉरेन गवर्नमेंट टेकिंग पार्ट ऑफ एनी नेवल एक्सरसाइज, कोई नेवी का, फॉरेन गवर्नमेंट की कोई नेवी का वेसल जो है वो क्या कर रहा है, हमारे इंडियन, इंडियन उसमें क्या कर रहा है, टेकिंग पार्ट कर रहा है टेरिटरी के अंदर इन नेवल एक्सरसाइज, एनी वेसल engage in fishing or any other operation outside the territorial water of India। कोई भी वेसल जो है, जो क्या कर रहा है, फिशिंग का बिजनेस कर रहा है, फिशिंग के ऑपरेशन कर रहा है आउटसाइड द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, एनी वेसल और एयरक्राफ्ट प्रोसेसिंग टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, प्रोसीडिंग टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया फॉर एनी पर्सन व्हाटसोएवर। कोई भी वेसल जो है, एयरक्राफ्ट है जो इंडिया से बाहर क्या कर रहा है, प्रोसीड कर रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, फॉरेन गोइंग वेसल एयरक्राफ्ट। समझ आ गई। तो फॉरेन गोइंग वेसल क्या होता है, फॉरेन गोइंग वेसल वो वेसल होता है जो एंगेज्ड होते हैं, या एयरक्राफ्ट होता है जो एंगेज होते हैं किसमें, कैरेज ऑफ गुड्स, कैरेज ऑफ पैसेंजर एंड बिटवीन एनी पोर्ट ऑफ इंडिया एंड एनी पोर्ट आउटसाइड इंडिया, वेदर टचिंग एनी इंटरमीडिएट लोकेशन और नॉट, and include any naval vessel of foreign government, vessel engaged in the operation of fishing outside the territorial water of India, or any vessel and aircraft proceeding to a place outside India। तो ये सारे क्या हैं, ये फॉरेन गोइंग वेसल हो क्या पर चलते। समझ आ गई, क्लियर है। गुड्स की डेफिनेशन क्या है, कस्टम एक्ट के अंदर गुड्स क्या होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, याद कर लेना। गुड्स क्या होती है, गुड्स, गुड्स की डेफिनेशन, गुड्स की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 क्लोज 21(2) के अंदर बता रखी है। गुड्स इंक्लूड्स, गुड्स में क्या आता है, गुड्स इंक्लूड्स वेसल, एयरक्राफ्ट, व्हीकल। इसके अंदर क्या आता है, वेसल, एयरक्राफ्ट, व्हीकल। स्टोर, इसके अंदर स्टोर आता है, इसके अंदर बैगेज आता है, बैगेज। इसके अंदर और क्या क्या आता है, करेंसी,
एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, करेंसी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ये भी गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं, या एनी अदर काइंड्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी और एनी अदर काइंड्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, सब क्या होता है, गुड्स होती है, सब क्या होता है, गुड्स होती है। क्लियर है? तो गुड्स क्या होती है, गुड्स मीन्स वेसल, एयरक्राफ्ट, व्हीकल, स्टोर्स, बैगेज, करेंसी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है गुड्स। आगे बढ़ते हैं, इंपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट की जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लोज 3, इंपोर्ट का मतलब इंडिया, ब्रिंगिंग इन टू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, कोई भी गुड्स को लेके आना या कोई भी चीज बाहर से इंडिया में आना इंपोर्ट कहलाती है। समझ आ गए? बाहर से इंडिया में आना क्या कहलाती है, इंपोर्ट कहलाती है। तो हमने आज स्टार्ट किया है कस्टम, इतना हम करेंगे, आगे आगे धीरे धीरे इसकी लेंथ हम इंक्रीज करेंगे। तो हमने आज थोड़ा सा स्टार्ट किया है, प्लीज़